हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका शर्मा जी क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में जो है सामान्य विज्ञान का जिक्र किया गया है। तो उसी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग आज की इस क्लास को करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, सामान्य विज्ञान के मैं आपको 20 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं, ठीक है ना। विज्ञान की बिल्कुल गारंटी वाली क्लास लूंगा मैं, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसा पढ़ाऊंगा ना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेरी-बेरी जो रोग है वो कौन से विटामिन की कमी की वजह से होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका है विटामिन B1, ठीक है, यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो बेरी-बेरी जो रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। याद कैसे रखना है, अब इसको याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो, विटामिन बी याद रहता है ना, तो बी से आप नाम याद रखो बेरी-बेरी, ठीक है ना। साइंस के अंदर इनके नाम याद रखना कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ट्रिक से आप याद रख सकते हो। विटामिन बी और B4 बेरी-बेरी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी कोई पूछे अब कौन से होता है तो B1 की वजह से होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो दो विटामिन दिए गए हैं, विटामिन B12 एंड विटामिन B1, लेकिन आपको क्या याद रखना है, B1 यानी कि अकेला बी, बेरी-बेरी यानी कि अकेला बी। तो बेरी-बेरी किसकी वजह से होता है, विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन B1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन क्या होता है, आई थिंक आप सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनिएगा, पेप्सिन जो होता है वो एक एंजाइम होता है, वो एक एंजाइम होता है जो हमारे भोजन की पाचन शक्ति के अंदर जो है कारगर साबित होता है, ठीक है ना। अब देखो, पेप्सिन का काम क्या होता है। पेप्सिन का काम होता है जो हम प्रोटीन खाते हैं, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उसका जो पाचन जो करता है वो पेप्सिन करता है, ठीक है ना। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात आती है एंजाइम की। एंजाइम क्या होते हैं, जो किसी भी चीज़ को पचाने में सहायक होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एंजाइम, ठीक है ना। जो किसी भी चीज़ को पचाने में सहायक होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एंजाइम, ठीक है दोस्तों। तो एंजाइम यानी कि जो किसी चीज़ को पचाते हैं, और पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। तो जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी चीज़ को तो पचाएगा। अब ये किसको पचाता है, तो याद रखिएगा ये पचाता है दोस्तों प्रोटीन को, ठीक है ना। किसको पचाता है, ये प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंजाइम। याद कैसे रखोगे, पेप्सिन पै से स्टार्ट होता है, पै से प्रोटीन, तो पै आप याद रखिए, पै से प्रोटीन और पै से पेप्सिन, ठीक है ना। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखोगे तो ईजी है, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी फेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ, इसने कहा है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र आपको पता होगा, जिसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, C6H12O6। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों ग्लूकोज, जो हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए सहायक होता है। अब इसने कहा जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदलता है, वो बदलता है यकृत में, जो आपका लीवर होता है वहाँ पे। लेकिन इसका जो संग्रह है, इसकी जो स्टोरेज है वो कहाँ होती है, इसकी जो स्टोरेज है दोस्तों वो होती है आपकी यकृत तथा पेशियों में, ठीक है ना। इसकी जो स्टोरेज है वो कहाँ होती है, यकृत और पेशियों के अंदर इसकी जो स्टोरेज है वो होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो ग्लाइकोजन बनता है वो तो बनता है यकृत में, लेकिन इसकी जो स्टोरेज जो होती है, इसका जो संग्रह जो होता है वो यकृत और पेशियों में होता है, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। पित्त जो होता है दोस्तों भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये गहरे हरे अथवा पीले रंग का होता है, या तो ये गहरा हरा होगा या फिर गहरा पीला होगा, ठीक है ना। और ये पित्ताशय ग्रंथि से स्रावित होता है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पित्ताशय से स्रावित होता है, ठीक है। तो पित्त का जो मुख्य कार्य है वो क्या है दोस्तों, वो है पाचन में सहायक। जो पित्त जो होता है वो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में सहायक होता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को पाचन, किसी भी चीज़ की पाचन शक्ति को बढ़ाने में ये जो है सहायक होता है पित्त, ठीक है ना। तो कोई भी जो भोजन आप खाते हो उसका जो पाचन हमारे पेट में जो होता है
उसके पाचन में जो मुख्य अहम भूमिका जो निभा रहा है वो है पित्त, ठीक है ना। इसे पित्तरस भी बोलते हैं दोस्तों, जो पित्ताशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसे हम लोग दूसरा नाम क्या होता है इसका, पित्तरस भी इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि पित्ताशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है, किसकी वजह से कमी होती है जनन की क्षमता में। जो पुरुषों और महिलाओं में जो जनन क्षमता है दोस्तों, रिप्रोडक्टिव जो पावर है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है, उसकी जो कमी है वो किसकी वजह से होती है, तो वो मैं आपको बता दूं, वो होती है विटामिन ई की कमी से। कौन सी कमी से, विटामिन ई की कमी से। अगर यदि किसी पुरुष या महिला में विटामिन ई की कमी है तो उसके अंदर जनन क्षमता में कमी हो जाती है, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है, कौन सा दूध है वो प्रोटीन है, तो वो है दोस्तों आपका केसिन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, केसिन जो है वो एक ऐसा दूध है जो प्रोटीन वाला होता है। अब एक बात और बता दो, तो केसिन की वजह से दूध में प्रोटीन पाया जाता है। केसिन एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से दूध में प्रोटीन होता है। अब एक खास बात और बता देता हूँ मैं आपको, जो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है, आपने देखा होगा, जो दूध का जो सफ़ेद या उजला रंग जिसे अपने बोलते हैं, वो जो होता है ना दोस्तों, वो भी केसिन की वजह से ही होता है। कि दूध के अंदर जब केसिन पाया जाता है, उसकी वजह से दूध का जो रंग है वो सफ़ेद या फिर उजला हुआ होता है, ठीक है ना। उजला हुआ आई थिंक आप समझते होंगे, ब्राइट रंग जो होता है, ठीक है। तो केसिन यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था बिल्कुल इजी पढ़ाऊंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, एक ट्रिक के साथ दो ट्रिक आपकी आपस में जोड़ूंगा। तो वही बात है, दूध पे प्रोटीन की बात हो रही थी, अब सफ़ेद रंग का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, केसिन की वजह से ही होता है, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो दोस्तों वो है विटामिन डी। क्या है, विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अब विटामिन डी की पूर्ति का जो स्रोत है ना, वो सबसे आसान है दोस्तों, आप धूप में बैठ जाइए, आपके अंदर कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ठीक है ना। तो विटामिन डी जो होता है, इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। कभी कभी इसको हार्मोनल डी बोल देते हैं, कभी कभी इसको विटामिन डी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस बात में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है, ठीक है ना। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है दोस्तों जो परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। आपको पता है मलेरिया रोग। अब एक बात और है दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारक है वो तो है परजीवी प्लाज्मोडियम, लेकिन ये होता कौन से मच्छर की वजह से है, तो ये होता है मादा एनाफ्लीज की वजह से। मादा एनाफ्लीज नाम की एक मच्छर होती है दोस्तों, उसकी वजह से जो है इंसान में मलेरिया फैलता है। तो इसका प्रमुख कारक है प्लाज्मोडियम, इसका जो मच्छर है वो है मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज के डंक से जो है ये प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर जाता है और इसकी वजह से क्या है दोस्तों, अपने अंदर मलेरिया रोग का प्रमुख उत्पन्न जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो बी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडियम। मैंने यहाँ पे बोला परजीवी प्लाज्मोडियम, तो परजीवी का मतलब क्या होता है दोस्तों, परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के शरीर में रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से आपको एक खास बात और आपको पता लगेगी परजीवी के बारे में। तो परजीवी क्या होते हैं, एक ऐसे जीव जो किसी भी दूसरे जीव के शरीर में रह के अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम लोग परजीवी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों इतनी बात, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक विज्ञान का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम है वो होता है डायनमो का। किसका होता है, डायनमो का। जी हाँ दोस्तों, डायनमो का होता है। अब बहुत से दोस्तों की जो नज़र है ना वो मेरे को पता है विद्युत मोटर पे गई होगी, जिन्होंने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। दोस्तों विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लेकिन आप जैसे देखते हो जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पे जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वो डायनमो के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो कार्य है वो डायनमो के द्वारा किया जाता है। अगर यदि यहाँ पे डायनमो ना हो के यहाँ पे दोस्तों जनरेटर होता तो भी आप उसका करेक्ट ऑप्शन लिखते जनरेटर, ठीक है ना। तो जनरेटर का भी यही काम है, वो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को लेता है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जाहिर सी बात है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझ में कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों।
हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मान लो आपके हार्ट में कोई भी डिजीज है, कोई भी विकार है, कोई भी रोग है, उसका पता लगाना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? उसके लिए प्रयोग किया जाता है ईसीजी का, ईसीजी का, ठीक है ना। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो का मतलब होता है दोस्तों हार्ट की स्टडी, ग्राफ का मतलब एक ऐसा सूचकांक जो कि बताए कि कितनी बीमारी आपके हृदय में है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रो का मतलब जो इलेक्ट्रिकली चलता हो, तो एक ऐसा ग्राफ जो इलेक्ट्रिकली चलता हो और जो हृदय का अध्ययन करता हो, उसे हम लोग बोलते हैं ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है ना। हृदय में कोई भी विकार है उसका पता लगाने के लिए जो है दोस्तों ईसीजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला है निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों वो होती है आपकी लाल रंग की, ठीक है ना दोस्तों। लाल रंग की जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। आपने देखा होगा कोई भी जो नोटिस लगाना होता है, आपने देखा होगा पीले रंग के नोटिस पे लिखा होता है स्टॉप, STOP, ये लाल रंग का लिखा होता है। आपने कभी नोट किया? लाल रंग का लिखा होता है। क्यों लिखा होता है दोस्तों? और या फिर कहते हैं कि मान लो ट्रेन रोकनी है तो आप लाल रंग के कपड़े को दिखाओ, लाल रंग का झंडा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है वो? ताकि जो पायलट हैं, जो लोको पायलट्स हैं, उनको दूर से वो रंग दिखाई दे जाए। और ये जो स्टॉप है ये भी ताकि जो वाहन चालक होते हैं उन्हें ये स्टॉप जो है लाल रंग का वो दूर से दिखाई दे जाए। इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसीलिए कोई भी नोटिस चिपकाना है, कोई भी चेतावनी बोर्ड चिपकाना है, तो ऑफिशियली जो है वो लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है और तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों ये जो रंग है वो दूर दूर तक आप देख सकते हो, ठीक है ना। आप मान लो कितने भी दूर खड़े हो, आपको ये रंग रिफ्लेक्ट करेगा, आपको ये रंग आकर्षित करेगा। इसीलिए नोटिस पे लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। देख लो, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे साथ अच्छी प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे हेल्पलाइन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो तो उसके भी आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों चैनल पर प्लेलिस्ट हैं, आप उन्हें देखते रहिए। उन प्लेलिस्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल टाइम निकाल के ऐसी वीडियोज़ आपको जो स्पेशल आपको गाइड करने वाली हैं उनको मैंने आपके लिए बना के रखा हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट में भी एक बार जाके और उन वीडियोस को जरूर चेक करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश में बैंगनी जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन यानी कि उसका जो बिखराव है दोस्तों ऐसे वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। बैंगनी रंग का, किस रंग का दोस्तों? बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश की बात करें तो बैंगनी रंग का होता है, जबकि वही बात अगर ये तरंग दैर्ध्य की करे तो वो लाल रंग का होता है। तो याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैंगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा फैलता है सूर्य के प्रकाश में। सी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अम्ल आपको पता होगा जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। एक पीएच होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो आपको बताता है कि किसी भी तत्व में हाइड्रोजन आयन कितने मौजूद हैं। तो अगर यदि वो 7 से कम पीएच है तो इसका मतलब क्या है? वो अम्ल है। अब बात करते हैं कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों दूध के अंदर लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, ठीक है ना। दूध से बनता है दही और दही में भी होता है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ से आप एक तीर से दो निशाने मारो, एक क्वेश्चन के साथ दो चीज़ें याद करो, दही में भी लैक्टिक अम्ल है और दूध में भी आपका लैक्टिक अम्ल है। तो ए इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों टीबी का जो रोकथाम के लिए, ठीक है, टीबी को बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, उसकी रोकथाम के लिए जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से BCG का जो है टीका लगाया जाता है, ताकि जो टीबी है यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है उसकी जो केसेस है उनमें कमी आ सके, ठीक है। तो ए इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो मलेरिया का जो रोग होता है दोस्तों, जो मैंने अभी भी आपको बताया था, जो मादा एनाफिलीज के द्वारा फैलता है, एक मच्छर होती है मादा एनाफिलीज, उसके द्वारा फैलता है। तो वो जब रोग होता है तो वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है दोस्तों प्लीहा को। जो प्लीहा होते हैं ना, प्लीहा,
हमारे शरीर का एक अंग होता है, इंटरनल अंग होता है, आंतरिक अंग प्लीहा, उसे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, उसे वो पहले तोड़ देता है, उसे वो कमज़ोर कर देता है और फिर वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है कब्जा कर लेता है और उसके बाद हमें मलेरिया का जो बुखार है वो चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई बात, प्लीहा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो दोस्तों अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर रेबीज का टीका लगाया जाता है। अब भाई कई लोग तो रेबीज के नाम से समझ गए होंगे कि ये कोई कुत्ते की बीमारी है। देखो दोस्तों, हाइड्रोफोबिया जो पागल कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी होती है। इसके अंदर जो आदमी है उसे पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब है पानी और फोबिया का मतलब होता है दोस्तों डर। याद रखिएगा, हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर। तो पानी से जो डरने की जो बीमारी होती है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रोफोबिया में जो है दोस्तों वो रेबीज का टीका लगाया जाता है। रेबीज का टीका जो है वो जो पागल कुत्ता जो होता है उसके जो विषाणु होते हैं उन्हें नष्ट करने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसमें है वर्णांधता। वर्ण अंधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, यानी कि आपको हो सकता है कलर कुछ जो है वो स्पेसिफिक दिखाई ना दे, तो कलर ब्लाइंडनेस जो होती है उस दोष को कभी भी आप दूर नहीं कर सकते हो। मायोपिया दूर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं, हाइपरमायोट्रोपिया दूर हो जाएगा जिसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। ये सब चीज़ें दूर हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर किसी इंसान में वर्णांधता है, यानी कि उसको कलर पहचानने में दिक्कत होती है, तो वो कभी भी दूर नहीं होती है। ना ही तो वो किसी सर्जरी से होती है, ना ही वो किसी मेडिसिन से होती है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्णांधता। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना? साइंस बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ रहे हैं अपने, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आपको कंठस्थ हो जाए ऐसे क्वेश्चन है। आप 2-3 बार वीडियो को पॉज करके वापस रिज्यूम करके देखोगे ना तो आपको ये कंठस्थ हो जाएंगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन घूमने लग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक होता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट के आर्टरीज और वेंस जो होती है उसके अंदर जमा हो जाता है, यानी कि धमनी और शिराओं में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है दोस्तों, हार्ट जो है उसको पंपिंग यानी कि उसको जो धड़कन है उसको करने में, धड़कने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है और उसकी वजह से जो है दोस्तों हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग जो होता है दोस्तों, जिसे आप लोग शुगर भी बोलते हैं या डायबिटीज़ भी बोलते हैं, वो इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। अगर यदि किसी भी इंसान में इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो उसके अंदर मधुमेह रोग हो जाता है। और जब ये रोग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो लोग जो पेशेंट है उसको इंसुलिन हार्मोन के जो इंजेक्शन है वो दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ज़्यादा बोर नहीं करते हुए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ से। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय, यानी कि रक्त जो वो कड़वा होता है। क्षारीय का मतलब है जो ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं, और अम्लीय का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं। जो खट्टे होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होते हैं, और दोस्तों जिनका पीएच मान 7 होता है उन्हें लवणीय बोलते हैं, यानी वो नमक होते हैं, वो उदासीन होते हैं, वो ना ही तो खट्टे होते हैं ना ही कड़वे होते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कैसे लगी दोस्तों वीडियो, मज़ा आ गया ना साइंस पढ़ के? ऐसे डेली मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। इसके लिए आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, सभी लोगों तक शेयर कर देना दोस्तों, और प्यारा सा जो कमेंट है वो आपका आना चाहिए, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।